नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज़ 2.0 में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है संस्कार। आज आरती अपनी सासू माँ से चिल्लाए जा रही थी, माँ जी आप क्या कपड़े अपने हाथ से नहीं धो सकती हैं? मगर बेटा आज मेरे घुटनों में थोड़ा दर्द हो रहा था, तो सोचा वॉशिंग मशीन में ही धुल लेती हूँ। यह वॉशिंग मशीन मुझे मेरे मायके वालों ने दी है और आगे बोलती है कि यह मशीन आप लोगों के आराम के लिए नहीं दी गई है, समझिए आप। और अभी रुकिए, यह मेरे कपड़े भी ले जाइए, इन्हें भी धुल दीजिएगा। तभी आरती की सासू माँ मौदरी जी बोलती हैं, बेटा पर मेरे घुटनों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, मुझसे अपने कपड़े ही धुलना मुश्किल है। अभी माधुरी जी अपनी बहू आरती से ऐसा बोल ही रही थीं कि उनका बेटा रोहित आ जाता है। माँ जी आप इतने सारे कपड़े लेकर क्यों खड़ी हैं? कुछ नहीं बेटा, बस इनको धुलना है। आरती को दे दो माँ, वह धुल देगी। आप आराम करिए, आपके घुटनों में दर्द रहता है, आपको डॉक्टर ने आराम करने को बोला है। तभी आरती तनतनाकर बोलती है, तुमने क्या मुझे इस घर की नौकरानी समझ रखा है, जो मैं दिन भर तुम लोगों के काम करती रहूं और यह बुढ़िया दिन भर आराम करती रहे? इतना सुनना था कि रोहित अपनी पत्नी पर गुस्साते हुए बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मेरी माँ से ऐसी बात करो? अरे यह तो तुम्हारी माँ के समान है, क्या तुम अपनी माँ से भी इसी तरह बदतमीजी से बात करती हो? तब आरती बोलती है, मेरी माँ इनकी तरह हरामखोरी नहीं करती हैं, बस दिन भर पड़ी रहें और आराम से खाती रहें, काम धाम तो करती नहीं हैं, बस अपने बेटे को मेरे खिलाफ भड़काए रहती हैं। यह सब सुनकर आज रोहित का गुस्सा सातवें आसमान पर हो जाता है और वह गुस्से में आरती को 2-3 तमाचे जड़ देता है। आरती क्रोधित होकर बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है और रोते हुए अपनी माँ को फ़ोन लगा देती है। आरती की माँ कामना जी फ़ोन उठाती हैं तो आरती की रोने की आवाज़ सुनकर बोलती हैं, क्या हुआ मेरी बेटी, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? अरे माँ, रोहित ने आज मुझे बहुत मारा। अभी बस कामना जी का इतना सुनना हुआ कि वह गुस्से से बोली, रोहित की इतनी हिम्मत जो मेरी फूल सी बच्ची पर हाथ उठाया। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें लेने आ रही हूँ। तुम रोना नहीं मेरी बच्ची, बस मैं अभी तुमको लेने आती हूँ। इधर रोहित की माँ माधुरी जी बोलती है, बेटा तुम्हें बहू के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, अभी अभी वह नई नई शादी करके ही आई है, अभी उसे इस घर में आए हुए 5-6 महीने तो हुए हैं, थोड़ा समय तो लगेगा ही उसे इस घर के सदस्यों को समझने में और घर के दायित्वों को संभालने में। नहीं माँ, आप नहीं जानती, आरती की बदतमीजियाँ दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। लेकिन बेटा मैं कपड़े धुल लेती, अब वह बेकार का बतंगड़ बनाएगी। अरे माँ आप चिंता मत करो, जो भी होगा मैं देख लूँगा, आप ये कपड़े मुझे लाइए। और माँ से कपड़े लेकर रोहित अलग रख देता है और उनका हाथ पकड़कर उन्हें कमरे में ले जाता है। आप आराम करिए, आपको डॉक्टर ने रेस्ट बताया है, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। उधर आरती की माँ जैसे ही फ़ोन रखती है तो उनकी बहू साधना बोलती है, माँ जी आप इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हैं? तब कामना जी अपनी बहू से कहती है, अपनी बेटी के ससुराल जा रही हूँ, उसको लेने के लिए। आज उसके पति ने उसके ऊपर हाथ उठा दिया है, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो उसने हमारी बच्ची पर हाथ उठाया? अब तो मैं उसको बिल्कुल भी उस घर में नहीं रहने दूंगी। पर माँ बात क्या हुई जो उन्होंने दीदी के ऊपर हाथ उठा दिया? माँ जी क्रोध करना ठीक नहीं है, हो सकता है दीदी की भी गलती हो, आप शांति से रोहित जी से भी बात कर लीजिए, तभी तो दोनों पक्षों की बात पता चलेगी।
फिर साधना आगे बोलती है, माँ जी मुझे तो लग रहा है आपको एक बार रोहित जी या माधुरी आंटी से ज़रूर बात करनी चाहिए। तब कामना जी बोलती हैं, अभी ननद आई भी नहीं है और तुमने अभी से मुंह चलाना शुरू कर दिया। अभी उसका भला बुरा सोचने के लिए उसके माँ बाप जिंदा हैं। तुम यहाँ खड़े खड़े पंचायत कम किया करो और अपने विचार अपने पास रखा करो और जाओ रसोई में, इतना काम पड़ा हुआ है वह कौन करेगा? क्या यह सारा काम तुम्हारे पिताजी करेंगे आकर? आई बड़ी मुझे अक्ल सिखाने वाली। और पर्स को लेकर कामना जी बेटी के ससुराल चल देती हैं। इधर कामना जी का अपने घर से निकलना होता है, उधर उनके पति सोनेलाल जी और उनके बेटे रोशन का घर में आना होता है। सोनेलाल जी अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते हैं, कामना कामना, लेकिन रसोई घर से निकलकर उनकी बहू ने कहा, हाँ पिताजी, माँ जी घर पर नहीं है, कुछ काम है तो मुझे बता दीजिए। तो सोनेलाल जी बोले, लेकिन तुम्हारी सासू माँ गई कहाँ है? तो उनकी बहू साधना बोलती है, पिताजी माँ जी दीदी के ससुराल गई हैं। लेकिन वह उसके ससुराल क्यों गई है? सोनेलाल जी अपनी बहू साधना से पूछते हैं, पिताजी दीदी के ससुराल में झगड़ा हो गया है तो रोहित जी ने उनके ऊपर हाथ उठा दिया, तभी माँ जी दीदी को लेने गई हैं। सोनेलाल जी धम से सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी सोनेलाल जी का बेटा रोशन साधना से बोलता है, पर माँ को इतना जल्दी क्या थी वहाँ जाने की? उनको पहले पूरी बात तो पूछ लेनी चाहिए थी। यूं हड़बड़ाकर दीदी को लेने नहीं जाना चाहिए था। तो सोनेलाल जी बोलते हैं, अरे वह इस घर की बेटी है, कोई नौकरानी नहीं है जो कोई भी उस पर इस तरह हाथ उठा दे। पर पिताजी ऐसे तो बात और बिगड़ जाएगी। बेटा वह हमारी बेटी है, अभी उसके माता पिता जिंदा हैं उसका भला बुरा सोचने के लिए। तुम उसकी चिंता मत करो, समझे? मेरी बेटी किसी के ऊपर बोझ नहीं है। इधर थोड़ी ही देर में कामना जी अपनी बेटी के ससुराल पहुंच जाती हैं और घर के बाहर ही आवाज़ लगाना शुरू कर देती हैं, आरती आरती कहाँ है मेरी बेटी? माँ की आवाज़ सुनकर आरती अपने कमरे से बाहर आती है और दौड़कर अपने माँ के गले लग जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी धीरे धीरे चलती हुई माधुरी जी भी अपने कमरे से बाहर निकल आती हैं। तो वह कामना जी से बोलती हैं, अरे आइए बहन जी और बताइए आपका ऐसे कैसे अचानक आना हुआ? तब कामना जी बोली, अच्छा है आपके घर में मेरी फूल सी बच्ची मार खाती रहे और आप ऐसे भोली बन रही हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? तब माधुरी जी बड़े ही प्यार से बोलती हैं, अरे कामना जी आप पहले बैठिए तो फिर आराम से बात करते हैं। बच्चों की लड़ाई है, लेकिन आज तो कामना जी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वह अपनी बेटी से बोलती हैं, चल बेटी अब तू यहाँ नहीं रहेगी, फिर बताएंगे कौन परेशान होगा, आप या हम। तभी माधुरी जी का बेटा रोहित भी आ जाता है और बोलता है, माँ जी पहले दोनों पक्ष की बात तो जान लीजिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि गलती किसकी है। तो कामना जी माधुरी जी से बोली, देख लिया बहन जी, अभी भी आपके लड़के की अकड़ नहीं गई। अब हम बताएंगे जब हम आप लोगों की FIR दर्ज कराएंगे। जब आप लोग जेल में चक्की पीसेंगे तब आपको समझ में आएगा आटा दाल का भाव। और बड़बड़ाते हुए अपनी बेटी को लेकर कार में बैठकर चली जाती हैं और अपने घर पर पहुंचकर दोनों माँ बेटी सोफे पर आराम से बैठ जाती हैं। और कामना जी सामने बैठे अपने पति सोनेलाल जी से बोलती हैं, देखा आपने कैसे मेरी बच्ची को मार मार कर गाल लाल कर दिए हैं। तभी उनका बेटा रोशन बोलता है, माँ आपको एक बार हम लोगों से भी तो बात कर लेनी चाहिए थी। तभी कामना जी बोलती हैं, तुम लोगों से पूछने की क्या ज़रूरत, यह घर जितना तुम लोगों का है उतना ही मेरी बेटी का भी है। और तुम लोग क्या चाहते हो कि तुम लोग यहाँ महाराजाओं की तरह रहो और मेरी बेटी वहाँ मार खाती फिरे?
लेकिन माँ, आप दीदी का स्वभाव भी तो जानती हैं, हो सकता है इनकी भी गलती हो। माँ देखो, भाई कितना बदल गया है। तभी सोनेलाल जी बोले, रोशन, तुम्हें अभी हमारी बेटी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी सोनेलाल जी की बहू साधना भी बोलती है, लेकिन पिताजी, हमें उनकी भी एक बार बात सुननी चाहिए थी। ऐसे इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। तब कामना जी अपनी बहू साधना से बोलती हैं, ऐसा है महारानी, दूसरों को तमीज़ या अक्ल देने के स्थान पर थोड़ी सी अक्ल तुम भी सीख लो। कब से तुम्हारी नंद भूखी प्यासी बैठी है, उसको चाय नाश्ता कुछ नहीं देना, नसीहतें देना शुरू कर दिया। जाओ किचन में और जल्दी से मेरी बेटी के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ, और हाँ, मेरी बेटी के लिए पनीर पकौड़े भी बना देना, समझी? बड़ी आई हम लोगों को सलाह देने वाली। पर माँ, वह ठीक तो बोल रही थी, रोशन ने कहा। तभी सोनेलाल जी बोले, ऐसा है, अब तुम्हें अपनी बहन बोझ लगने लगी है, तो तुम्हारी पत्नी तो ऐसा बोलेगी ही। और फिर सोनेलाल जी बोलते हैं, यह सब छोड़ो, सबसे पहले मैं पंडित राधेश्याम बाबू से बात करता हूँ। बड़ा बोल रहा था, लड़का बिल्कुल भोले शंकर की तरह भोला है। तुम्हारी बेटी राज करेगी राज। आज तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, पहले मैं इससे बात करता हूँ। और गुस्से में पंडित राधेश्याम जी को फ़ोन लगाते हैं। पंडित राधेश्याम जी सोनेलाल जी के चाचा जी के छोटे बेटे हैं। तो पंडित राधेश्याम जी फ़ोन उठाते हैं तो सोनेलाल जी बोलते हैं, अरे राधेश्याम, तुम तो बोल रहे थे कि लड़का एकदम हीरा है हीरा, अपनी बिटिया को रानी बनाकर रखेगा, एकदम भोला है और सीधा साधा लड़का है। लेकिन वह तो बड़ा खतरनाक निकला। उसने तो मेरी बेटी को देखो कितना मारा है, उसका एक गाल ही लाल हो गया। तब पंडित राधेश्याम जी बोले, भैया, छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो हर घर में होती रहती हैं, और मुझे पता चला है कि इसमें ज़्यादा गलती हमारी आरती बिटिया की भी है। आप चाहें तो वहाँ आस पड़ोस से पता कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एक घनिष्ठ मित्र उनके पड़ोसी हैं। यह बात सुनकर सोनेलाल जी का क्रोध थोड़ा शांत होता है और राधेश्याम जी से आगे बोलते हैं, भैया, बिटिया को थोड़ा समझा बुझाकर अपने ससुराल भेज दो। क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना चाहते हैं? और फिर आपकी जैसी मर्जी। सोनेलाल जी बोलते हैं, ठीक है, मैं तो बात नहीं करूँगा, तुम ही रोहित से बात करके देखो। ठीक है भैया, आप चिंता ना करो, वे लोग बहुत ही सज्जन लोग हैं, वे इनकार नहीं करेंगे। आप थोड़ा आरती बिटिया को समझा देना। ठीक है, और हाँ, जो भी बात तुम्हारी वहाँ हो वह मुझे फ़ोन करके बता देना। सोनेलाल जी ने राधेश्याम जी से कहा। तो राधेश्याम जी बोले, ठीक है भैया, मैं जैसा भी होगा आपको बताता हूँ। राधेश्याम जी ने तुरंत ही रोहित को फ़ोन लगाया। तो उधर से रोहित बोला, नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, पर तुमसे आरती के संबंध में बात करनी थी। हाँ अंकल, बोलिए। बेटा, आरती अभी नादान है, उससे छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, पर बेटा ऐसे अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाते। आप तो लोग समझदार हैं। तो रोहित उनकी बात सुनकर बोलता है, हाँ अंकल, पर आरती मेरी माँ से ऐसी बदतमीजी से बात कर रही थी कि मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो बेटा, अपनी पत्नी को मनाकर अपने घर बुला लाओ। बेटा, घर की बात आपस में ही बातचीत करके ख़त्म कर लो तो अच्छा है। आप ठीक कह रहे हैं अंकल, आप चिंता ना करें, मैं आरती से बात करता हूँ। ठीक है बेटा, ईश्वर हम सबको सद्बुद्धि दे। फिर ऐसा बोलकर राधेश्याम जी फ़ोन रख देते हैं और फ़ोन करके यह पूरी बात सोनेलाल जी को बताते हैं और बोलते हैं, भाई साहब, रोहित बेटा आरती को लेने आ रहा है, पर आप भी ध्यान रखिएगा कि उसके आत्मसम्मान को कोई ठेस ना पहुँचे, क्योंकि ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती है। ऐसा बोलकर राधेश्याम जी अपना फ़ोन रख देते हैं। इधर माधुरी जी भी अपने बेटे को समझाती हैं, बेटा यूँ छोटी छोटी बातों पर हाथ नहीं उठाते, लेकिन माँ, आरती आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। बेटा, वह अभी ना समझ है,
धीरे धीरे समझाने पर समझ जाएगी। ठीक है माँ, मैं कल ही आपकी बहू को बुलाकर ले आता हूँ। अब तो खुश हो ना। और अगले दिन रोहित अपने ससुराल निकलता है। इधर सोनेलाल जी अपनी बेटी को थोड़ा समझा बुझाकर शांत करते हैं और अपनी पत्नी को भी थोड़ा सा समझाते हैं। इधर जैसे ही रोहित अपने ससुराल पहुंचता है तो उसके सास ससुर उससे बहुत अच्छे से बात नहीं करते। फिर वह भी औपचारिकता निभाकर आरती को अपने घर ले आता है। लेकिन आरती का दोबारा घर आने के बाद भी वही रवैया रहता है। वह ना तो कोई काम में रुचि दिखाती है और ना ही किसी से भी अच्छे से बात करती है। उसे तो बस अपनी माँ से बात करना या फिर अपनी सहेलियों के साथ फ़ोन पर बिजी रहना अच्छा लगता। माधुरी जी भी अपनी बहू से कुछ ना कहती। जब उनकी बेटी संध्या घर पर होती तो वह अपनी माँ का हाथ बटा देती, और जब संध्या कॉलेज जाती तो माधुरी जी जैसे तैसे काम कर लेती। घुटनों में दर्द रहने के बावजूद भी आरती उनकी कोई भी मदद ना करती, उल्टा उनके कामों में गलतियां निकालती रहती। लेकिन बेचारी माधुरी जी अपने बेटे की गृहस्थी खराब ना हो इसलिए अपने बेटे रोहित को कुछ भी ना बताती और सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करती रहती। जब रोहित घर पर होता तो आरती उसको दिखाने के लिए थोड़ा बहुत किचन में काम करने चली जाती। एक दिन की बात है, किचन से लगातार बर्तनों के पटकने की आवाज़ आ रही थी और बरामदे में सेविंग करता हुआ रोहित अपनी पत्नी को बोलता है, आज बर्तनों पर अपना गुस्सा क्यों उतारे जा रही हो? बर्तनों को आहिस्ता भी रखा जा सकता है। तभी रसोई घर से आवाज़ आती है, इतनी ही परेशानी है तो खुद काम कर लिया करो। और रोहित की पत्नी आरती बाहर आती है और तनतनाकर बोलती है, खुद तो खा पी कर तैयार होकर चले जाते हो, यहाँ मकान का मालिक रोज मेरा सर खाता है। 2 महीने का किराया हो गया है, वह रोज रोज आकर खड़ा हो जाता है। तभी रोहित चौंक कर पूछता है, क्यों? मैं तो तुम्हें हर महीने की 1 तारीख को मकान का किराया, दूध का किराया और घर का खर्च सब कुछ तो पैसे तुम्हारे हाथ में रख देता हूँ। फिर वह मकान का किराया कहाँ गया? तब आरती अकड़कर बोलती है, अरे वह पैसे तो मैंने अपनी किटी पार्टी में खर्च कर दिए। तब रोहित बोलता है, तुम पागल हो गई हो क्या? 2 महीने का किराया 40,000 तुमने अपनी किटी पार्टी में उड़ा दिए। मैं इतनी मेहनत से पैसे कमाता हूँ, तुम्हें क्या दिखाई नहीं पड़ता है? वह मुझे कुछ नहीं पता। और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन की बात है कि बाथरूम में माधुरी जी का पैर फिसल गया, जिससे वह वहां गिर पड़ी। उनकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उनका बेटा रोहित दौड़कर आया। वह जैसे तैसे अपनी माँ को बेड तक ले गया। वह तो अच्छा हुआ कि उस दिन सुबह का टाइम था और रोहित भी घर पर ही था। उसने अपनी माँ को डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोले कि माताजी के पैर में मोच आई है, लेकिन मोच थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए इन्हें 15-20 दिन तक अच्छे से रेस्ट करना होगा। ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा चलना फिरना नहीं हो। अब तो आरती को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि जब उसकी सासू माँ माधुरी जी ठीक थी तो वह घर का सारा काम कर दिया करती थी, लेकिन अब तो उसको ही पूरे घर का काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी ननद संध्या को कॉलेज भी जाना होता था। कुछ दिन तो आरती ने जैसे तैसे काम किया, लेकिन एक दिन जब उसकी माँ का फ़ोन आया तो वह अपनी माँ से बोलने लगी, माँ मेरी तो काम करके कमर ही टूटी जा रही है। जब देखो बुढ़िया की फरमाइशें ही पूरी नहीं होती। मुझे तो लगता है यह चोट का नाटक कर रही है। तभी उसकी माँ बोलती है, हाँ हो सकता है, तभी तो आराम फरमा रही है, नहीं तो मोच में कोई इतने दिन लेटा रहता है और मेरी बेटी को नौकरानी बनाकर रख दिया है। कुछ नहीं बेटी, तेरी सास जरूर नाटक कर रही होगी। तू आराम से अपनी जिंदगी जी, बेकार में उनकी सेवा करने में लगी है। हाँ माँ, मैं भी सोच रही हूँ कि बहुत दिनों से बाहर नहीं गई हूँ, जरा होकर आती हूँ।
हाँ, मेरी सहेलियाँ भी मुझे किटी पार्टी का बोल रही थी। आज तो रोहित भी घर पर देर से ही आएंगे, तब तक मैं पार्टी करके यहाँ वापस आ भी जाऊंगी। चलो मम्मी, फ़ोन रखती हूँ, अपनी सहेलियों को फ़ोन करती हूँ। सभी सहेलियों से बात हो गई और किटी पार्टी का प्रोग्राम आरती की एक सहेली रीना के यहाँ हो गया। आरती तैयार होकर किटी पार्टी चली जाती है। इधर संध्या तो सुबह सुबह ही कॉलेज को निकल जाती है, तो घर पर बस अकेले माधुरी जी ही रह गईं। शाम के लगभग 5 बजे रोहित घर आता है तो देखा माँ रसोई घर में है, तो वह बोलता है, माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो माधुरी जी बोलती है, अरे कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही क्या? रोहित अपनी माँ से पूछता है, माँ सही सही बात बताओ, आखिर क्या बात है? कुछ नहीं बेटा, तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। आरती कहाँ गई है? और पूछते हुए रसोई घर में चला जाता है। माँ आपने खाना खाया क्या? और साथ ही आरती आरती आवाज़ लगाने लगता है। तो माधुरी जी बोलती हैं, बेटा बहू कहीं बाहर गई है। बाहर क्यों? बाहर जाने की क्या ज़रूरत थी? और माँ से पूछता है कि वह कब बाहर गई थी। तो वह बोलती हैं 10-11 बजे निकली होगी। हो सकता है कहीं फंस गई होगी, यहाँ जाम भी तो बहुत लगा रहता है। तब रोहित बोलता है, पहले आप यह बताइए आपने खाना खाया कि नहीं? हाँ हाँ बेटा, यह क्या, बहू खाना बनाकर ही घर से बाहर गई थी। ठीक है आप बैठिए, मुझे आज बहुत तेज भूख लगी है। मैंने दोपहर में खाना ही नहीं खा पाया, और जैसे ही वह सब्जी और रोटी खाता है तो दंग रह जाता है। अरे माँ, अब आप मुझसे झूठ भी बोलने लगी हैं। सब्जी तो आपने बनाई है, क्योंकि ऐसी सब्जी सिर्फ आप ही बनाती हैं। सच सच बताइए माँ, आरती ने खाना नहीं बनाया? अरे बेटा, उसे कुछ ज़रूरी काम होगा तभी वह चली गई बाहर। तभी पर्स लटकाए हुए आरती घर में प्रवेश करती है। तो रोहित बोलता है, क्या आरती, डॉक्टर ने बोला था कि माँ का ख्याल रखना है और तुम उन्हें अकेला छोड़कर चली गई और खाना भी बनाकर नहीं रख गई। तुमसे तो मुंह चलाना ही बेकार है। जाने कहाँ फंस गया शादी करके। इतना सुनते ही आरती को भी गुस्सा आ जाता है। फंस तुम गए हो या मैं? मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। अरे आरती, माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें थोड़ा तो सोचना ही चाहिए था। चलो अगर बाहर ही गई थी तो कम से कम खाना ही बनाकर रख जाती। तो आरती बोलती है, अगर एक दिन तुम्हारी माँ खाना नहीं खाएंगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, या बिना खाए तुम्हारी माँ मर नहीं जाएंगी। इतना सुनते ही रोहित आरती पर हाथ उठाने वाला ही था, लेकिन माधुरी जी उसका हाथ पकड़ लेती हैं और बोलती हैं, नहीं बेटा, तुम्हें मेरी कसम, अब तुम कुछ नहीं बोलोगे। रोहित पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला जाता है। आरती अपनी सास से बोलती है, अब तो आपको बड़ी शांति मिल गई होगी अपने बेटे के कान भरकर। यह सब सुनने के बाद भी माधुरी जी चुप रहती हैं और चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। लेकिन आरती तो अपने ही घमंड में चूर रहने वाली लड़की थी। उसे किसी के कहने का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। एक दिन तो हद ही हो गई। संध्या को कॉलेज में कुछ प्रोजेक्ट दिया गया था जो उसे तुरंत ही कंप्लीट करना था, लेकिन वह प्रोजेक्ट लैपटॉप में करना था। लेकिन संध्या के पास अपना खुद का लैपटॉप नहीं था, इसीलिए वह लैपटॉप के लिए अपनी भाभी को बार बार फ़ोन कर रही थी, क्योंकि आरती उस दिन घर से बाहर थी। आरती अपने फ़ोन पर अपनी ननद का फ़ोन आते हुए देखने के बावजूद भी वह उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी। संध्या अपनी भाभी का लैपटॉप यूज करने लगी। कुछ देर बाद ही आरती का घर में आना हो जाता है, तो वह जैसे ही अपनी ननद को लैपटॉप यूज करते देखती है तो उसे चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा लैपटॉप छूने की? और अपना लैपटॉप छीनकर दूसरे साइड में रख देती है। फिर संध्या का हाथ मोड़ते हुए बोलती है, किसी की चीज़ बिना पूछे यूज नहीं करते, तुमको इतना भी नहीं पता? पर भाभी, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, प्लीज़ मेरे हाथ को छोड़ दीजिए।
मैं आपको बार बार कॉल कर रही थी पर आप मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। प्लीज़ भाभी, मेरा हाथ छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। उसकी दर्द से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर रोहित कमरे से बाहर निकलकर देखता है और दौड़कर अपनी बहन का हाथ आरती से छुड़वाता है और एक जोरदार थप्पड़ आरती के गाल पर जड़ देता है। तुमने तो बेशर्मी की सारी हदें ही पार कर दी हैं। तब आरती गुस्से में बोलती है, बेशर्म मैं हूँ या तुम्हारी बहन मेरी चीज़ बिना पूछे छूती है? मैंने ही उससे बोला था कि वह तुम्हारा लैपटॉप यूज कर सकती है। जब तुम उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी तब उसने मुझे ही कॉल करके तुम्हारा पासवर्ड पूछा था। और हाँ, यह लैपटॉप मैंने ही तुम्हें लाकर दिया था, समझी? तुम्हारे मैके का नहीं है जो तुम इतना गुस्सा दिखा रही हो। थप्पड़ खाकर तो आरती का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह बोलती है, अब तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, और अपने कमरे में जाकर अपने कपड़े बैग में भरकर अपने मैके को चली जाती है। माधुरी जी उसे रोकती रहती हैं पर वह किसी की भी एक नहीं सुनती है और अपने मायके पहुंचकर अपने माता पिता को फिर से अपना रोना दिखाकर बोलती है, आज फिर से रोहित ने मुझे मारा। पापा, आपके कहने पर मैं वहाँ दोबारा गई थी, लेकिन अब मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। तब सोनेलाल जी बोलते हैं, उसकी इतनी हिम्मत कि फिर से मेरी बच्ची पर हाथ उठाया। उस दिन तो मैंने उस राधे श्याम के कहने पर तुम्हें अपने ससुराल भेज दिया। अभी मैं वकील से बात करता हूँ और उन लोगों को जेल की चक्की ना पिसवा दी तो मेरा नाम सोनेलाल नहीं। तभी कामना जी अपनी बेटी आरती से बोलती हैं, चुप हो जा मेरी बच्ची, मेरी फूल सी बच्ची देखो कितनी कमज़ोर हो गई है। आप छोड़ना मत इसके ससुराल वालों को। तभी पास खड़ी आरती की भाभी बोलती है, माँ जी, पिताजी, एक बार आप लोगों को दीदी के ससुराल वालों से बात कर लेनी चाहिए। तभी कामना जी बोलती है, हाँ हाँ, ननद आई नहीं कि तुम्हारे आग लग गई। अब तुम्हें जो काम करना पड़ेगा। चलो जाओ यहाँ से, मेरी बेटी के लिए कुछ बनाकर लाओ और यहाँ खड़ी खड़ी टाइम ना बर्बाद करो। कामना जी की बहू साधना चुपचाप वहाँ से चली जाती है। रात में जब साधना का पति रोशन कमरे में आता है तो साधना अपने पति से बोलती है, आप माँ जी को और पिताजी को समझाइए ना, ऐसे सिर्फ अपनी बेटी की बात सुनकर कोर्ट केस करना क्या ठीक है? और फिर आप आरती दीदी का नेचर तो जानते ही हैं। वह जब मैके में इतना मुझे तंग करती हैं तो क्या साधना अभी इतना ही बोल पाई थी कि उसका पति रोशन बोलता है, साधना तुम भी मेरी बहन को ही गलत बोल रही हो, और ऐसा नहीं होता कि वह रोज रोज अपने ससुराल में मार ही खाती रहे। और हाँ, तुम अपना मुंह बंद रखो, समझी? माँ पिताजी को जो सही लगेगा वे वही करेंगे। मगर रोशन, तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। तभी रोशन गुस्साते हुए बोलता है, तुम चुप रहो और आराम से सो जाओ और मुझे भी सोने दो, कल मुझे जल्दी काम पर जाना है। सोनेलाल जी भी गुस्से में कोर्ट केस कर देते हैं, लेकिन थोड़े ही दिन बीतते हैं सोनेलाल जी भी कोर्ट कचहरे की दौड़ भाग से परेशान हो जाते हैं। लेकिन इधर आरती को तो कोई फिक्र ही नहीं थी। वह आराम से अपना जीवन जी रही थी। बे और उसकी माँ आराम से घर पर खाते पीते, मन होता तो शॉपिंग पर चले जाते, और ना ही कामना जी को भी कोई फर्क पड़ रहा था कि उनकी बेटी मायके में आकर बैठ गई है। लेकिन कामना जी की बहू साधना अपनी ननद के नखरे झेल झेल कर परेशान रहती है। वह हर समय कुछ ना कुछ फरमाइशें करती रहती और घर के कार्यों में बिल्कुल भी सहयोग ना देती, और कामना जी भी अपनी बेटी को बढ़ावा देती रहती। वह अपनी भाभी की इज्जत भी ना करती। एक दिन की बात है, आरती अपने कमरे में बैठी फ़ोन पर बातें कर रही थी। शायद उसकी सहेली रीना का फ़ोन था। रीना अपनी सहेली आरती से बोलती है, आरती, तुमने क्या सोचा है? क्या तुम वापस अपने ससुराल नहीं जाओगी क्या? अरे यार, उस घर में कौन वापस जाएगा? दिन भर काम का ही रोना रहता है, कभी यह काम कभी वह काम। बुढ़िया तो हमेशा बीमार ही पड़ी रहती है। उसका काम करो अलग से
और उस बुढ़िया की बेटी संध्या तो अपनी पढ़ाई में ही व्यस्त रहती। ना जाने इतना पढ़ लिख कर क्या करेगी, जाने कहाँ के कलेक्टर बनेगी जाकर। तो उधर से हंसकर आवाज आती है, तो यहाँ क्या तुम बैठकर आराम फरमा रही हो? क्या तुम बिल्कुल भी काम नहीं करती हो? तब आरती हंसकर बोलती है, अरे यार, हमारे यहाँ तो फ्री की नौकरानी है ना। तो आश्चर्य से उसकी सहेली रीना बोलती है, अरे यार, ऐसी कौन सी नौकरानी है जो फ्री में काम करती है? मुझे भी बहुत ज़रूरत है, अरे यार मुझे भी बता दो। तो आरती हंसकर बोलती है, अरे मेरी भाभी है ना, वह मेरा पूरा काम करती हैं। और बोलती है, हर चीज़ मुझे बैठे बैठे मिल जाती है, महारानी की तरह रहती हूँ, और क्या चाहिए? तो रीना बोलती है, तो क्या यही रहने का इरादा है? देखती हूँ कोई अच्छा लड़का मिलता है तो उससे शादी करूँगी, और खिलखिलाकर हंस पड़ती है। इधर उसके दरवाजे के पास खड़ी खड़ी उसकी भाभी साधना आरती की सारी बातें सुन लेती है और गुस्से में तनतनाते हुए अंदर जाती है। दीदी, आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? अपनी सासू माँ के लिए ऐसे बदतमीजी से बात करना और मुझे अपनी सहेली से नौकरानी बोलना, आप क्यों इतनी भी तमीज़ नहीं है कि किसी के लिए क्या बोलना है? आप इतनी गिरी हुई सोच रखती हैं, मुझे आज पता चल गया है। हो ना हो आपकी ही पक्का गलती होगी, जरूर आपने ही अपने ससुराल में झगड़ा किया होगा। वो लोग कितने सब लोग हैं। तभी आरती चिल्लाते हुए अपनी भाभी से बोलती है, आप छुप छुप कर मेरी बातें सुनती हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो साधना बोलती है, माँ जी ने ही भेजा था कि आपसे पूछ ले कि आपको रात में क्या खाना है, समझी आप? और आप मुझे अकल मत सिखाइए, पहले खुद तो तमीज़ सीख लो। आपसे ज़्यादा बदतमीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। अभी साधना यह सब अपनी ननद को बोल ही रही थी कि उसको चिल्लाता देखकर उसका पति रोशन कमरे में आ जाता है और अपनी पत्नी साधना पर चिल्लाकर बोलता है, साधना, यह तुम कैसे बात कर रही हो मेरी बहन से? चलो अभी के अभी माफ़ी मांगो आरती दीदी से। तो साधना बोलती है, आपको पता भी है कि यह क्या बोल रही थी? अभी अपनी सहेली से फ़ोन पर बोल रही थी। अभी साधना इतना ही बोलती है कि रोशन बोलता है, मैंने जो तुमसे कहा है पहले तुम वह करो, सबसे पहले मेरी बहन से माफ़ी मांगो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साधना ना चाहते हुए भी अपनी ननद से माफ़ी मांग लेती है और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। साधना ने माफ़ी तो मांग ली थी, पर उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। वह अब अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती है। तो कामना जी बोलती हैं, कहाँ मर गई महारानी, खाने का टाइम हो रहा है, जल्दी से कमरे से बाहर निकल कर आओ और सबके लिए खाना बनाओ। तभी गुस्से में तनतनाती हुई साधना आती है और बोलती है, माँ जी, मैं आपके लिए और पापा जी और इनके लिए तो खाना बना सकती हूँ, पर आपकी बेटी के लिए नहीं। आप इनसे बोलिए कि वे खुद ही अपना खाना बनाए। अपनी बहू की बात सुनकर कामना जी बोलती हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बेटी से काम करने को बोलो, और अपने बेटे की ओर घूर कर देखते हुए बोलती हैं, देखा, मैंने कहा था कि तुम्हारी पत्नी बिल्कुल भी मेरी बेटी को पसंद नहीं करती है। आज इसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी से बोले कि अपना खाना अलग बनाए। तभी रोशन अपनी पत्नी को गुस्से में आकर 2-4 तमाचे जड़ देता है और बोलता है, माँ बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, तुमने तो बेशर्मी की हद ही कर दी। साधना भी गुस्से में अपने कमरे में जाती है और एक बैग में अपने कपड़े डालकर कमरे से बाहर निकलती है। साधना को इस तरह हाथ में बैग लेकर देखा तो सोहन लाल जी बोलते हैं, अरे बेटा, कहाँ जा रही हो? क्योंकि सोने लाल जी अभी अभी घर आए थे। तो वे अपनी बहू को इस तरह हाथ में बैग लिए देखकर बोलते हैं, कहाँ जा रही हो बेटा? तो साधना पिताजी से बोलती है, मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो कामना जी बोलती हैं, अरे जाने दो, बड़ी आई हमको नखरे दिखाने वाली। तो साधना सीधे घर से निकल जाती है
और अपने मैके जाकर सारी बात बताती है। तो साधना के माता पिता उसके ससुराल वालों से बात पूछते हैं तो कोई भी उनसे सीधे मुंह बात नहीं करता। धीरे धीरे कुछ दिन बीते, कामना जी के ऊपर घर का सारा काम आ गया। कहाँ वे अपने बहू के रहते एक कप उठाकर नहीं रखती थीं। कामना जी की बहू कोई भी काम उन्हें नहीं करने देती थी, लेकिन अब उन्हें घर के सारे काम खुद ही करने पड़ रहे थे। इधर आरती को भी इस बात का बिल्कुल भी मलाल नहीं था कि उसकी भाभी उसके कारण घर छोड़कर चली गई है और उसकी माँ घर का अकेले काम कर रही है। वह अपने माँ के साथ काम में हाथ भी नहीं बटाती। कुछ दिन तो बीत गए, लेकिन एक दिन कामना जी की तबीयत खराब हो गई तो वह उठकर खाना नहीं बना पाई। उन्होंने आरती से कहा, बेटा तुम अपने पिता और भाई के लिए कुछ खाने को बना दो, मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा है। लेकिन वह उनकी बात एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है। तभी सोनेलाल जी भी घर पर आते हैं और जब वे अपनी पत्नी की तबीयत खराब देखते हैं तो बोलते हैं, बेटा जरा अपनी माँ का ध्यान रखना, और बोलते हैं, बेटा एक गिलास पानी दे दो आकर, मैं पानी पीकर तुम्हारी माँ के लिए जरा दवा लेकर आता हूँ, तब तक तुम माँ के पास ही बैठी रहना। अरे हद हो गई पापा, आप खुद भी तो पानी ले सकते हैं ना। इधर माँ मुझे खाना बनाने को बोल रही है और आप भी पानी मांग रहे हैं, हद करते हैं आप लोग। ऐसा करिए, आप पापा बाजार से खाना भी पैक करा लाइएगा, मुझसे ना बन पाएगा खाना। तभी कामना जी बोलती है, बेटा वैसे तो मैं तुम्हें काम के लिए नहीं बोलती हूँ, पर आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या तुम आज खाना नहीं बना सकती? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पापा बाहर का खाना नहीं खाते हैं, उनको हजम नहीं होता। अरे माँ, आप भी एक दिन खाने से कुछ नहीं होता, आप पापा माँ की बात पर ध्यान मत दीजिए। और ऐसा बोलते हुए अपने कमरे में चली जाती है। कामना जी और सोनेलाल जी उसको देखते रह जाते हैं। सोनेलाल जी जैसे तैसे थोड़ी सी खिचड़ी बना लेते हैं और किसी तरह खाकर काम चला लेते हैं। इधर दूसरे दिन जब कामना जी थोड़ा अच्छा महसूस करती है तो फिर से काम करने लगती हैं। आज उन्हें ना जाने क्यों रह रहकर अपनी बहू की याद आ रही थी। तभी सोनेलाल जी कुछ परेशान दिखाई पड़ते हैं तो कामना जी बोलती हैं, आप इतना परेशान क्यों हैं? तो सोनेलाल जी बोलते हैं, बहू के घर वालों ने हम पर कोर्ट केस कर दिया है, पता नहीं कामना हमारे घर को किसकी नज़र लग गई है। देखो ना, अभी तो हम लोग बेटी के कोर्ट केस से ही परेशान हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं खर्चा तो होता ही है और अब इतनी उम्र भी नहीं है कि दौड़ा जाए। और आज इस समय बहू के द्वारा कोर्ट केस की बात सुनी तो मेरा तो दिमाग ही खराब हुआ जा रहा है। अभी अभी रोशन ने फ़ोन करके मुझे बताया। यह सब सुनकर कामना जी धम से ज़मीन पर बैठ जाती हैं। आज दोनों ही पति पत्नी को समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। तभी सोनेलाल जी को याद आता है कि बहू की भाभी राधे श्याम जी की बेटी की सहेली है। तो साधना के मामले में चिंतित होकर वे दोनों लोग राधे श्याम जी के यहाँ जाते हैं। तो राधे श्याम जी अचानक उनको आया देखकर चौंक जाते हैं और बोलते हैं, भाई साहब, भाभी आप लोग अचानक, सब ठीक है ना? तो कामना जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलती हैं, भैया पता नहीं हमारे घर को किसकी नज़र लग गई, मेरी बहू ने हम पर कोर्ट केस कर दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो सोनेलाल जी बोलते हैं, तुम्हारी बेटी और साधना की भाभी सहेलियां हैं, तुम अपनी बेटी से बोल कर देखो, शायद कुछ हल निकल सके। तो राधे श्याम जी अपनी बेटी से बात करते हैं और लगभग आधा घंटे तक बात करने के बाद फ़ोन रखते हैं और बोलते हैं, भाई साहब अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? तब सोनेलाल जी बोलते हैं, हाँ हाँ बोलो, ज़रूर बोलो। तब राधे श्याम जी बोलते हैं, आपके घर में जो भी बुरी नज़र लगी है वह और किसी की नहीं बल्कि आपकी ही बेटी आरती की। उसने रोहित जैसे लड़के को परेशान करके रख दिया,
जबकि उसकी सासू माँ भी बहुत सीधी हैं। जब उसका उस घर में गुजारा नहीं हुआ तो किसी भी घर में नहीं होगा, और आपने उसके कारण अपनी इतनी संस्कारी बहू को घर से निकाल दिया। आप अपनी बेटी को ही देख लीजिए, जरा सा काम उसे अपने ससुराल में करना पड़ता था तो आए दिन वह बतंगड़ बनाकर आपके पास रोकर आ जाती थी, जबकि उसकी सासू माँ घर का सारा काम करवा देती थे। आप यहाँ ही देखिए कि भाभी जी तो अपनी बहू के साथ बिल्कुल भी काम नहीं करती थीं, फिर भी आपकी बहू काम के लिए कभी भी उफ ना करती, आप लोगों को अपने माता पिता की तरह रखती। देखिए ना भैया, कहाँ आपकी बेटी और कहाँ आपकी बहू। पूरे दिन बिना मुंह चलाए आपके घर का सारा काम करती और आपका पूरा ध्यान रखती थी। उसको ही आपकी बेटी फ्री की नौकरानी बोलती है। अगर आप लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके घर को किसकी नज़र लगी है तो आपका भगवान ही भला करे। और आपने अपनी बहू पर अपने बेटे द्वारा हाथ उठाने पर रोका तक नहीं, जबकि आपने इसी कारण अपनी बेटी के ससुराल वालों पर कोर्ट केस किया था। अब आपने भी तो वही गलती की है, जबकि वहाँ पर आपकी बेटी आए दिन गलतियों पर गलतियाँ कर रही थी। आपने उसको समझाने की बजाय उसको बढ़ावा दिया। अगर आज आपके ऊपर आपकी बहू के घर वालों ने कोर्ट केस कर दिया है तो क्या गलत किया, क्योंकि आपकी बहू तो बिल्कुल सही है, फिर वह क्यों यह सब जुल्म झेले। अगर भाई साहब भाभी अभी भी आप चाहते हैं तो आपस में बैठकर अपनी बहू के घर वालों से समझौता कर लीजिए। राधे श्याम जी की बात सोनेलाल जी को सही लगी। वे तुरंत ही अपने बेटे को फ़ोन करके राधे श्याम जी के यहाँ बुलाते हैं और आरती को भी बुला लेते हैं, और सभी लोग साधना के मायके जाते हैं तो सभी लोगों से वे लोग अपनी गलती की क्षमा मांगते हैं और आरती से बोलते हैं, बेटा अपनी भाभी से माफ़ी मांगो। तो आरती बोलती है, मैं क्यों माफ़ी मांगूं, आपको मांगनी है तो मांगो। तभी सोनेलाल जी सभी के सामने अपनी बेटी को एक जोरदार तमाचा जड़ देते हैं और बोलते हैं, तुम तो अपना मुंह चुप ही रखो, समझी। माँ देखो ना, पापा ने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। तभी कामना जी दूसरे गाल पर जोरदार तमाचा जड़ती हैं और बोलती हैं, चुप हो जा बदतमीज लड़की, तेरे प्यार में हम दोनों लोग इतना पागल हो गए कि अपनी देवी समान बहू की नाकदरी कर डाली। आरती अपने दोनों गालों पर हाथ रखकर अपने माँ पिताजी को देखती रह जाती है। साधना बोलती है, काश माँ पिताजी यह कदम आप लोगों ने बहुत पहले उठाया होता। तो कामना जी बोलती हैं, बेटा तुम सच बोल रही हो, मुझे माफ़ कर दो, अपने घर चलो। साधना सब कुछ भूलकर अपने ससुराल चली आती है। सभी लोग हंसी खुशी अपने घर आ जाते हैं। तभी सोनेलाल जी अपनी बेटी आरती से बोलते हैं, आरती अपना बैग पैक करो। और तभी आरती बोलती है, क्यों पिताजी। तभी कामना जी चिल्लाकर बोलती हैं, बताऊं अभी कि क्यों। तो आरती झट से अपने गाल पर हाथ रख लेती है, क्योंकि अभी तक उसके माता पिता द्वारा मारे गए थप्पड़ के निशान पड़े थे। वह जल्दी से अपना सारा सामान बैग में पैक करती है और निकलकर बाहर आ जाती है। तुरंत ही कामना जी और सोनेलाल जी आरती के ससुराल पहुंच जाते हैं और वहां माधुरी जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, बहन जी हमें माफ़ कर दीजिए और एक बार हमारी बेटी को भी अपना लीजिए। लेकिन तभी रोहित बोलता है, नहीं नहीं पिताजी, यह नहीं हो सकता, आपकी बेटी सुधरने वालों में से नहीं है। तब कामना जी बोलती हैं, बेटा ऐसा मत बोलो, असल में पूरी गलती आरती की नहीं है, इसमें आधी से ज़्यादा गलती मेरी भी है। मैंने ही अपनी बेटी को गलत राह पर जाने से रोका नहीं, बल्कि उसे बढ़ावा दिया। मैंने ही अपनी बेटी में अच्छे संस्कार नहीं डाले। तभी आरती भी अपनी सासू माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगती है। तभी माधुरी जी भी बोलती है, अरे नहीं बेटा रो नहीं, और उसे उठाकर अपने पास खड़ा कर लेती हैं। तभी सोनेलाल जी बोलते हैं, अगर आज के बाद तुम इस घर से लड़कर हमारे पास आई तो समझ लेना
हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी। और हाथ जोड़कर रोहित से सोनेलाल जी माफ़ी मांगने लगते हैं। अरे नहीं नहीं पिताजी, आप हमसे बड़े हैं, आप ऐसा मत करिए। ठीक है पिताजी, आरती इस घर में रह सकती है, लेकिन अगर इसके बाद इसने कोई गलत व्यवहार किया तो मैं इसे नहीं अपनाऊंगा। आज आरती के बुरे व्यवहार के कारण उसके माता पिता को हर जगह हाथ जोड़कर खड़ा रहना पड़ रहा था। आज कामना जी और सोनेलाल जी को समझ में आ गया था कि कितना ज़रूरी है अपने बच्चों में अच्छे संस्कार को डालना। आज उनके खुद के संस्कारों के कारण ही उन्हें सब जगह हाथ जोड़कर खड़े रहना पड़ रहा था। तो दोस्तों, अच्छे संस्कार ही हमारे जीवन की आधारशिला है। हमें अपने बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालने चाहिए, जिससे वह अपने जीवन को अच्छे से जी सके और समाज में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बना सके। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।